फ्रेंड्स, राणा केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर 12 में हम आज बात करने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, क्योंकि इसको आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से देखिएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती क्या है, मैंने भी बताया है कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हमारा क्या बोलता है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल सीधे तौर पे बात ये करता है कि एटम के दो पार्ट हैं, पहला न्यूक्लियस और सेकेंड क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको एक बात और बोलना चाहेंगे, न्यूक्लियस के चारों डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्लियर, उनको हम लोग अलाउड एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और ये अलाउड एनर्जी लेवल्स टूटे होते हैं, ये टूट जाते हैं किसमें, इनके अंदर होते हैं सबसेल, और उन सबसेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल्स होती हैं। अलग अलग ऑर्बिटल्स का नेचर और उनकी शेप अलग अलग होती है, वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D रीजन, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाती है। क्लियर, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के रहने का एक स्पेस, एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, इनकी नेचर अलग होता है, इनका शेप साइज अलग होता है। अब ये कितने टाइप की होती हैं, तो ये मेनली 4 टाइप की होती हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। ओके, इतना क्लियर हो गया कि ये 4 प्रकार की होती हैं, s, p, d और f। ओके, अब देखिए पहला हम डिस्कस कर रहे हैं s ऑर्बिटल। देखिए, इस जो लोग लेक्चर 12 को डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि लेक्चर 11 जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर 11 को अगर आपने देख लिया कायदे से, बहुत अच्छे से कूल माइंड से उसको आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये लेक्चर जो 12 है ये आपके लिए बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा, क्योंकि ये उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एस ऑर्बिटल। तो अब एस ऑर्बिटल है क्या, बेसिकली मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर का क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाए जाने की संभावना होती है। उन रीजन को, उन 3D रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। हम लोग उनको क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये बेसिकली कितनी टाइप की होती हैं, ये 4 टाइप की होती हैं। कहानी समझ आ गई ना। अब ये जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, यानी ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ऐसे इमेजिन करिए जैसे फुटबॉल, कैसे इमेजिन करिए फुटबॉल, तो ये स्फेरिकल शेप होती है। और आपको मालूम है कि अगर फुटबॉल है तो उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस संभव हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलेंगे, x, y और z। ओके, तो जो s ऑर्बिटल है, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इट इज ए स्फेरिकल इन साइज। जो s ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगी। क्या होगी, वो गोलाकार होगी। s ऑर्बिटल कैसी होगी, वो स्फेरिकल होगी, वो गोलाकार होगी। नॉन डायरेक्शनल होगी, नॉन डायरेक्शनल, इसकी डायरेक्शनल नहीं होगी, ये दिशा नहीं होगी, ये नॉन डायरेक्शनल होगी। कैसे होगी, उस पर मैं भी बात करेंगे। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा, उसकी क्वांटिटी बराबर होगी। अगला पॉइंट है कि नोडल प्लेन इज 0। अब बच्चे कहेंगे सर ये नोडल प्लेन क्या है, जो लोग पहले से जानते हैं तो वो अच्छा समझ रहे होंगे कि नोडल प्लेन या नोड या नोडल पॉइंट, ये एक्चुअल में एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0। तो हमेशा दिमाग में एक क्लियर कट बात होनी चाहिए कि नोडल प्लेन मींस क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। अभी इस पर भी हम एक अलग वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे। इसके बाद जो 13वां लेक्चर आएगा वो नोड पर ही बात आएगी, नोड और नोडल पॉइंट एंड नोडल पॉइंट क्या होते हैं। फिलहाल अभी इतना आपको समझना है कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो स्फेरिकल होती है। वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी ऑल डायरेक्शन में, और नोडल प्लेन क्या होगा, 0 होगा। अभी हम इन सभी पॉइंट पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यस ऑर्बिटल हैव ओनली वन ओरिएंटेशन। यस ऑर्बिटल का केवल एक ओरिएंटेशन होगा। जैसे सपोज दैट एक फुटबॉल को ले लीजिए। अब उस फुटबॉल को क्या करेंगे, अगर आप उस फुटबॉल को आप घुमा रहे हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं, तो उसको घुमाने पर केवल आपको एक ही ओरिएंटेशन, एक ही उसका अभिविन्यास मिलेगा।
आप कहीं आप उसको फुटबॉल को ऐसे पकड़िए और आप घुमाइए, तो जब आप घुमाएंगे उसको, चाहे वो आप पूरा एक 180 घुमा दो, 90 जो जितने एंगल पे आप उसको रोटेट करो घुमाओगे, तो आप क्या देखेंगे कि उसका केवल ओरिएंटेशन एक ही मिलेगा। तो सीधे लिखा कि एस ऑर्बिटल हैव ओनली वन ओरिएंटेशन, उसका केवल एक अभिन्न है। जैसे ये पेन है मेरे पास, ये पेन देख रहे हो, अब इसको अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो इसका ये ओरिएंटेशन ऐसा मिलेगा, क्लियर। अब इसको ऐसा रख रहा हूं परपेंडिकुलर, तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा मिलेगा। इसको ऐसे कर रहा हूं, इसका ओरिएंटेशन ऐसा मिलेगा। इसको इधर ले जा रहा हूं, इसका ओरिएंटेशन अलग मिलेगा। लेकिन जो एक स्फेरिकल है उसको चाहे आप कैसे भी घुमाओ, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, उसका अभिविन्यास एक ही मिलेगा। समझ में आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि पहली चीज क्या है कि एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल है। पहली चीज ये है, इसमें आप चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं, किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको हर जगह एक जैसी मिलेगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी कैसी मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शन का अर्थ ये है, जैसे हमारे पास ये पेन है, ये पेन है ना, अब इस पेन के अंदर एक रिफिल है, तो अब रिफिल की तो एक डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन में रिफिल होगी, इस डायरेक्शन में नहीं होगी, रिफिल के पाए जाने की डायरेक्शन ही होगी। तो ऐसे क्या है कि जो स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल का, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हम इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं। जब फिक्स डायरेक्शन है नहीं तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे नॉन डायरेक्शनल। क्या कहेंगे, नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, नॉन डायरेक्शनल। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल ऑल डायरेक्शन। अब होगा क्या कि क्योंकि फिक्स तो है नहीं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि चारों तरफ कहीं इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कहानी इतनी क्लियर कट समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम ले रहे हैं वो अपना ले रहे हैं, सॉरी इसमें एक पॉइंट और भी है, वो भी शामिल कर लो कि इसके अंदर जो एल की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, जो एस ऑर्बिटल होता है, जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर एक काम आएगा। फिलहाल अब इसको समझ लो कि इसके अंदर जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और इसके अंदर जो एंगुलर नोड्स होगा वो कितना होगा, जीरो। तो इसके अंदर एल की वैल्यू जीरो होती है और एंगुलर नोड्स क्या होगा इसके अंदर, जीरो। इसमें एक पॉइंट और आया था, वो उसको जरा समझ लिएगा। इसमें पॉइंट ये था कि लिखा नोडल प्लेन इज जीरो। जो एस ऑर्बिटल होती है इसके अंदर नोडल प्लेन क्या होता है, जीरो। अब नोडल प्लेन जीरो का अर्थ क्या है, नोडल प्लेन जीरो का अर्थ है कि एक ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, जीरो। तो इसके अंदर हम कोई ऐसा प्लेन नहीं ड्रा कर सकते हैं, हम इसके अंदर कोई ऐसा प्लेन नहीं खींच सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो हो, क्योंकि एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है और इसके अंदर हर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है। तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा प्लेन, ऐसा तल नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो। हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए कहा गया कि इसके अंदर नोडल प्लेन क्या है, जीरो है। नोडल प्लेन का अर्थ है कि एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो। तो इसके अंदर ऐसा कोई प्लेन नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। कहानी समझ आ गई, क्योंकि बच्चों के समझ नहीं आता है कि नोडल प्लेन की क्या बात है। तो ये एस स्फेरिकल है, स्फेरिकल की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चारों तरफ होंगे। चारों तरफ होंगे तो कोई प्लेन मिलेगा ही नहीं। जब प्लेन नहीं मिलेगा तो हम सीधे कहेंगे कि नोडल प्लेन क्या होगा, जीरो है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग पी सबसेल की, सॉरी पी ऑर्बिटल की। तो देखिएगा पी ऑर्बिटल क्या है, यहां पर लिखा है पी ऑर्बिटल इट इज डम्बल्ड शेप ऑर्बिटल। ये इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ये डम्बल्ड शेप, ऐसी आपने पढ़ी होंगी, ये डम्बल्ड शेप होती है। ये इसके क्या होते हैं, लोब होते हैं। ये क्या होते हैं, लोब होते हैं। ये एरियाज हैं जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर। और यहाँ पर ये क्या, एक तरह की क्या है, न्यूक्लियस। और यहीं से अगर हम एक प्लेन को ड्रा कर दें, ये प्लेन ड्रा कर दें, तो इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें क्या होंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे वो आपको इस एरिया में इधर मिल सकता है या आपको इधर मिलेगा। कहानी समझ में आ गई ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो शेप है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया,
ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इसके देखिए कुछ मैंने 3D पिक्चर बनाए हैं। तो पहला क्या है कि इसका डम्बल्ड शेप है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल। देखिए इसमें डायरेक्शनल नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे 3D सिस्टम लिया है, कार्टेशियन सिस्टम लिया है एक्स बाई जेड। तो मैंने देखिए यहाँ पे P जो है डम्बल्ड शेप है, तो मैंने यहाँ पे इसको किसके अलॉन्ग रखा, मैंने इसको x के अलॉन्ग रखा। किसके अलॉन्ग रखा, x के अलॉन्ग। तो x के अलॉन्ग रखने का अर्थ क्या है कि ये इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन यहां कहीं होंगे, इधर नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की पॉसिबिलिटी है वो इधर इस साइड है एक्स के अलॉन्ग। इसलिए यहां पे मैंने यहां लिखा है, देखिएगा आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। यहां पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी मिलेगी वो किसके अलॉन्ग मिलेगी, वो एक्स के अलॉन्ग मिलेगी। किसके अलॉन्ग मिलेगी, एक्स के अलॉन्ग मिलेगी। और इसमें नोडल प्लेन क्या होगा, इसमें नोडल प्लेन होगा वाई जेड। क्या होगा, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग मिलेगा तो बचेगा कौन सा प्लेन भाई, आपका ये इस तरीके से बनेगा, आपका ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर एक ऐसा बनेगा। और ये जो लोब रखा है वो किसके अलॉन्ग रखा है, एक्स के अलॉन्ग रखा है। तो बचा कौन सा है, एक आपका ये जेड और ये आपका बाई। तो आपका बाई जेड आपका ये प्लेन मिलेगा, नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0। क्योंकि ये जो प्लेन है भाई, इस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां तो नोडल प्लेन नहीं, तो नोडल प्लेन आपको मिलेगा बाई जेड के अलॉन्ग। तो वही लिखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अलॉन्ग होगी, एक्स के अलॉन्ग। अब अगला पिक्चर यहां पे देखिए, यहां पे जो क्योंकि पी सबसेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होती हैं, पी सबसेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और पी आपका डम्बल्ड शेप है। अगला जो मैंने पी को रखा है वो किसके अलॉन्ग रखा, बाई के अलॉन्ग रखा। तो जब हम इसको किसके अलॉन्ग रखते हैं, जब हम इसको बाई के अलॉन्ग रखते हैं, जब हम इसको किसके अलॉन्ग रखते हैं, बाई के अलॉन्ग रखते हैं, तो बाई के अलॉन्ग रखने पर क्या है कि यहां पर अब आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये लिखा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग बाई एक्सिस। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी वो किसके अलॉन्ग मिलेगी, बाई। यहां पे किसके अलॉन्ग मिल रही थी, एक्स, क्योंकि आपने जो आपने पी ऑर्बिटल को रखा है, जो डम्बल्ड शेप है, वो एक्स के अलॉन्ग रखी थी। और यहाँ पे जो है वो किसके अलॉन्ग है, आपके बाई के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो बाई के अलॉन्ग मिलेगी। तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, यस, वो आपका नोडल प्लेन होगा एक्स जेड। क्या होगा, नोडल प्लेन एक्स जेड होगा। ऐसे ही तीसरी जो है वो पी जेड है। अब आप किसके अलॉन्ग रख रहे हैं, जेड के अलॉन्ग रख रहे हैं। तो यहां पर लिखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी वो किसके अलॉन्ग मिलेगी, जेड के अलॉन्ग मिलेगी। यहां पर बाई के अलॉन्ग, यहां पर एक्स के अलॉन्ग। ओके, इसके अंदर नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स बाई होगा। तो ओवरऑल जो आपके दिमाग में एक क्लियर कट पिक्चर ये होना चाहिए कि जो पी ऑर्बिटल है वो आपकी 3 होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया है। ये आपके जो छोटे छोटे बॉक्स टाइप के हैं, ये ऑर्बिटल होती हैं। ये पहली ऑर्बिटल पी एक्स, ये एक तरह का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये पी वाई और ये पी जेड। ठीक, ये तीनों पी ऑर्बिटल, ये तीनों पी ऑर्बिटल क्या है, ये तीनों पी ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगी, एक पी सबसेल का निर्माण करेंगी, अर्थात एक पी उपकोष का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी, एक पी उपकोष का निर्माण करेंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये 3 पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 क्या करेंगे, ये तीनों मिलकर एक क्या करेंगे, एक पी उपकोष का निर्माण करेंगे। या ये कह सकते हैं कि एक पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होती हैं, 3 पी ऑर्बिटल होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जब ये ऐसे लिखी हों एक साथ तो इनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये डी जनरेट ऑर्बिटल का अर्थ क्या होता है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती उनको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहां पर इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, अब देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था एस, तो एस के लिए मैंने बताया था कि इसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है और एंगुलर नोड्स क्या होता है, 0 होता है। अभी हम आगे एंगुलर नोड्स की भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल अभी इतना आप याद रख लीजिए कि एस के लिए एल बराबर 0 होता है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए एकदम क्लियर कट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P के लिए L की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1 निकल के आ रही है। और एंगुलर नोड्स कितना निकल के आ रहा, इसके लिए एंगुलर नोड्स 1 निकल के आ रहा। तो ध्यान रखिएगा कि S के लिए, जो आप S के लिए था, S के लिए L की वैल्यू 0 थी और जो एंगुलर नोड्स था
वो एंगुलर नोड्स आपका कितना था, आपका 0 था। लेकिन यहाँ P के लिए L की वैल्यू 1 है और एंगुलर नोड कितना है आपका 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 रीजन्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, आप जैसे पी शेप डंबल शेप है ये न्यूक्लियस, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अलॉन्ग इधर मिलेगा और इसके इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, तो ये आपकी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा और यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी, क्योंकि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये जेड होता है, ये जेड डैश होता है, वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों रीजन्स में, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये न्यूक्लियस के अपोजिट है, ये इधर का लोब है, ये इधर का लोब है। कहानी समझ में आ रही ना। अब आगे की ऑर्बिटल समझते हैं जो हमारी है डी ऑर्बिटल। अब देखिए डी ऑर्बिटल के बारे में, जो डी ऑर्बिटल्स होती है ये इसका शेप डबल डम्बल्ड होता है। डबल डम्बल्ड का अर्थ है कि ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये न्यूक्लियस के चारों का कुछ ऐसे डिजाइन का, ये कुछ एक मैथमेटिकल जो हमारे फंक्शंस हैं और उन्हीं के बेस पर जो है एक जो हमने 3D जो एक इमेज बनाई है, जो हमने श्रोडिंगर को सॉल्व किया, उससे जो हमने टर्म डिफाइन किए उसी के बेस पर, क्योंकि वो पूरा मैथमेटिकल था, उसी के बेस पर कुछ चीज़ें हमने निकाली, उनको सॉल्व किया और उसी के बेस पर हमने कुछ इक्वेशंस बनाई, उसी का एक ज्योमेट्रिकल एक डिजाइन दिया, और वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या है, वो आपकी एक मैथमेटिकल डिजाइन कुछ ऐसी है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया, सॉरी डी ऑर्बिटल बोल दिया। क्या बोल दिया, डी ऑर्बिटल। तो कुछ ऐसी शेप है जहां पर इलेक्ट्रॉन, इनकी कुछ ये इनके लोब्स हैं, ये रीजन्स हैं, और इन ऐसी शेप आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल्स, जहां इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं मिलने के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इट इज डबल डम्बल्ड शेप, इसकी डबल डम्बल्ड शेप है। अब ये होती है क्या, ये 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती हैं। dx बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ओके, इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। जब इन पांचों की एनर्जी सेम है तो इनको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। किसी भी कारण से, किसी इफेक्ट की वजह से अगर ये डी ऑर्बिटल टूट जाए, अब कहोगे सर ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, यस, ये आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, इनकी क्या हो जाती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये 3 और 2 में ऐसे, इसको कहते हैं T2G और इसको कहते हैं EG। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो जब ये एक साथ हैं तो इनको कहते हैं डी जनरेट, और जब ये टूट जाती हैं तब इनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है। जब तक इनकी ऊर्जाएं बराबर हैं तब तक इनको डीजनरेट कहेंगे, और जब इनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग वजह से अलग हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तब इनको कहेंगे नॉन डीजनरेट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी इनकी एनर्जी बराबर है इसलिए इनको हम कहेंगे डीजनरेट। समझ में आ रहा है ना। इनके लिए जो आपका एल की वैल्यू होती है, आप इसको कहते हैं एजुमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी बताई 1, और यहाँ पर क्या आ गया आपका डी आ गया, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब देखिए पहला, तो पहली जो डी ऑर्बिटल है वो आपकी डी एक्स बाई क्या है, डी एक्स बाई। आपको हम बताना ये चाहेंगे कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स ये हमारे हैं एक्स, ये बाई, और यहीं पर आप जेड मान लो, ये अभी इसको छोड़ो, ऐसे मान लो एक्स और बाई। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट है। जब ये लोग बिटवीन द एक्सेस होंगे, अगर ये एक्स और बाई मान लिया तो इसको हम लोग कहेंगे डी एक्स बाई। क्या मानेंगे, डी एक्स बाई। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो दिख रहा है, देखिए जो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ये प्लस माइनस कहाँ से आया, तो आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि आपने इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव माना। क्या माना, एज ए वेव। तो ये कोई प्लस माइनस के अंक नहीं, ये केवल फेजेज हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रीट करता था, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव चलता था। अगर एज ए वेव चल रहा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये प्लस माइनस क्या है, ये उसकी वेव फेज है, उसी की वजह से प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स बाई, ये एक्स और बाई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लोब है, ये पूरा जो लोब आया है, ये लोब किसके बीच में है, ये एक्स बाई के बीच में, तो इसको बोलते हैं बिटवीन द
एक्सेस, एक्सेस के बीच में लोब है। तो यहाँ पर जब नोडल प्लेन देखेंगे तो नोडल प्लेन आपको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, एक मिलेगा बाई जेड, एक मिलेगा एक्स जेड। क्यों? आपका एक्स बाई चला गया तो बचेगा क्या? बाई जेड और एक्स जेड। तो ध्यान रखिएगा कि जो डी ऑर्बिटल होंगी तो इसके अंदर 2 नोडल प्लेन मिलेंगे, एक बाई जेड मिलेगा और एक्स जेड मिलेगा। तो इसके अंदर अगर बात करें एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड भी आपके कितने होंगे? 2 निकल के आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बाई जेड, तो बाई जेड की अगर बात करें तो और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो एंगल है ये कितना रहता है? 45। अगला है बाई जेड, तो ये आपका बाई और जेड बना लिया और ये लोब्स किसके बीच में रख दिए? बाई और जेड के बीच में रख दिया। यहाँ पर भी नोडल प्लेन कितना आ जाएगा? एक्स बाई और एक्स जेड। अगला है ये तीसरा डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, तो इसके लोब आपकी किसके बीच में होंगे? जेड और एक्स के बीच में होंगे। तो यहाँ पर आपके नोडल प्लेन मिलेंगे, बाई जेड मिलेगा और एक्स बाई मिलेगा। ओके, इसके बाद तीसरा आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये एक्स है, ये बाई है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट। तो ध्यान रखिएगा इसके जो लोब्स होते हैं ये ऑन द एक्सेस होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्सेस के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? एक्सेस के ऊपर। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है बेसिकली, इसमें जो आपके होंगे वो किसके ऊपर होंगे? वो आपके ये एक्स के अलोंग होगा, यानी एक्स के ऊपर होगा, और ये बाई के अलोंग होगा। समझ में आ रहा ना? जबकि ये जो तीनों केसेस हैं, इन तीनों केसेस में ये जो 3 की आपको तिकड़ी दिख रही है, ये तिकड़ी में क्या है कि ये जो लोब्स हैं वो एक्सेस के बीच में है, इसलिए इनको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं इनको? T2G बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? T2G कहते हैं। और ये जो चीज है ये यहां पर आपका देख रहे हैं dx स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये किसके ऊपर है? ये x बाई के ऊपर है। और इसके अंदर नोडल प्लेन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब यहां पर आ जाइए, यहां पे लास्ट आपका डी जेड स्क्वायर। क्या आपका? डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में यहां पर जो आपका लोब होगा वो किसके अलोंग होगा? जेड के अलोंग होगा। और ये क्या है? ये जो आपको सर्कुलर जैसा दिख रहा है न्यूक्लियस है, और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और यहां पर जो नोडल प्लेन होता है वो आपका कितना मिलता है? 0, क्योंकि इसके अलोंग कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा। भाई नोडल प्लेन है क्या? वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। नोडल प्लेन होता क्या? एक ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए नोडल प्लेन क्या होगा? 0 होगा। अब आपका जो है बचा है एफ। क्या बचा है? एफ। तो एफ कितने होते हैं? वो 7 प्रकार के होते हैं। उन पर हमने लेक्चर 11 में बात की थी। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट 3 ऑर्बिटल पे बात हुई है। कितनी ऑर्बिटल पर बात हुई है? 3 ऑर्बिटल पर बात हुई है। तो इसको आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमने अभी तक जाना कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल के बारे में समझा कि एस ऑर्बिटल गोलाकार होती है, पी ऑर्बिटल डंबल के आकार की होती है, और इसके हमने 3 पढ़े, एक्स के अलोंग पी एक्स, बाई के अलोंग पी बाई, और ये जेड के अलोंग पी जेड। कहानी समझ में आ रही ना? इनके कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन थे, पी एक्स, पी बाई और पी जेड। इसके बाद जो अगला है वो था डी। डी के भी मैं ये बनाए, इसमें एक्स बाई, तो डी एक्स बाई। इसके कहाँ थे? बिटवीन द एक्सेस थे, ये बाई, ये जेड मान लो। इसमें क्या होगा? ये बाई और जेड के बिटवीन द एक्सेस होंगे, तो एक्स बाई वाई जेड, और ये जेड एक्स मान लो। क्लियर? इस टाइप से ये। फिर क्या था? फिर आपका था डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये था ना? तो इसमें कहाँ रहेंगे? इसमें रहेंगे ऑन द एक्सेस, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये बाई कोऑर्डिनेट। और लास्ट था आपका डी जेड स्क्वायर। तो इसमें जो मिलेंगे आपको वो किसके लॉन्ग मिलेंगे? आपके जेड के लॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जो मिलेंगे वो न्यूक्लियस पर मिलेंगे। इसके अंदर नोडल प्लेन क्या था? 0 था। और इसके अंदर नोडल प्लेन कितने थे? 2 थे। ठीक है, और इनके अंदर आपके 2 नोडल प्लेन थे। तो ओवरऑल कहने का और ये था कि ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप को मैंने समझा। और साथ साथ इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एस ऑर्बिटल होती है, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, दिमाग में बैठा लो। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और जो डी है इसके लिए एल की वैल्यू आपकी 2 होती है, और जो एफ है इसके लिए एल की वैल्यू 3 होती है। तो ध्यान रखिएगा 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ये रट लो, बिल्कुल रट इसलिए लो क्योंकि क्वांटम नंबर जब हम पढ़ाएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो ये वहाँ पर बहुत काम में आएगा। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। तो इस टाइप से हमने इस लेक्चर में आज जो बात की वो बात की है हमने एटॉमिक
ऑर्बिटल्स की बात की है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल के उनके साइज, शेप कैसी होती है, उन पर हमने बात की। उसके बाद उनको अलग अलग मैंने उनको डिजाइन कैसे उनकी होती है, कैसे वो बनती हैं, ठीक है, उनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, उस पर हमने बात की। तो ओवरऑल इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो वो लेक्चर 11 को देखिए, वो मैं बार बार उसको बोलना चाह रहा हूँ। और मैंने क्या किया है कि इस जो BSc पार्ट 1 का जो केमिस्ट्री का जो मैंने अपलोड कर रहा हूँ वीडियो इनऑर्गेनिक का, तो इस इनऑर्गेनिक में मैंने क्या किया है, कहीं पर लेक्चर को मिस नहीं किया है। मैंने उसको क्या किया, एक सीक्वेंस में लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। तो जो लोग BSc के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उनके लिए बहुत ही कारगर वीडियो रहेगी। वीडियो कारगर इसलिए रहेगी क्योंकि सारा आपको एक साथ मिलना सिस्टमेटिक ढंग से। ये पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो मैं इसमें सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें, जिससे आप